हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 15वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 15वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 15वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प की संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि डीजीपी से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर डीजीपी से यहाँ पर 27 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि सीडीएस से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि डीजीपी से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे सामने पहला अल्फाबेट लेटर दिया गया है डी आता है 4 नंबर पर है। उसके बाद में है जी आता है मेरे भाई 7 नंबर पर है। उसके बाद में है पी आता है 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 16 मिलकर बन जाएगा 27। और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे सीडीएस के अंदर है और सीडीएस से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सी आता है 3 नंबर पर है, सी के बाद में है डी आता है 4 नंबर पर है और डी के बाद में है एस आता है 19 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7 और 19 मिलकर बन जाएगा 26। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 26। और ध्यान से देखिए 26 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि ए का आश्चर्य गुणा से है, बी का आश्चर्य भाग से है, सी का आश्चर्य जोड़ से है और डी का आश्चर्य माइनस यानी कि घटाव से है, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले प्रश्न में हमें बोला गया है कि ए का आश्चर्य है गुणा से, यानी कि ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि बी का आश्चर्य है भाग से, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए आगे बोला
बोला गया है कि सी का आशय है जोड़ से, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। और आगे बोला गया है कि डी का आशय है माइनस से, तो यहाँ पर डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन जाएगा नया समीकरण क्या, देखिए मेरे भाई 8 है, उसके बाद में क्या है, ए का अर्थ है गुणा, उसके बाद में 3, सी का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर कर देंगे जोड़, उसके बाद में 24, बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग, उसके बाद में है 12, डी का अर्थ है माइनस, यहाँ पर कर देंगे माइनस, और लास्ट में है 19। यहाँ पर बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण के अंदर सोल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ पर देखिए 12 का भाग देंगे 24 में, तो ये चला जाएगा 12 दूना के 24। यहाँ पर बच रहा है क्या 8, उसके बाद में देखिए गुणा में 3, यहाँ पर बच रहा है प्लस, ठीक है, लास्ट में क्या बच रहा है माइनस 19। अब देखिए भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24, फिर क्या बच रहा है प्लस का 2, यहाँ पर कर देंगे प्लस 2, और लास्ट में बच रहा है माइनस 19, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस को जोड़ देंगे और माइनस को घटा देंगे, तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26, और 26 में से मेरे भाई यदि हम माइनस 19 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 26 में से 19 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7। यानी कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 7। और ध्यान से देखिए 7 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई आकृति के अंदर आपको सिंगल फलक वाले त्रिभुज काउंट करने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 2 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 3 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, इसी प्रकार से देखिए 4 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 5 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, और इसी के जस्ट नीचे ये हो जाएगा 6 नंबर त्रिभुज। यानी कि दी गई आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 6 हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल आकृति वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, यदि हम इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से बन जाएगा 1 त्रिभुज। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए यदि हम 1 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, यदि हम इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे तो 1 त्रिभुज ये बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 नंबर त्रिभुज और 6 नंबर त्रिभुज, यदि हम इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे तो 1 त्रिभुज यहाँ से ये बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए यहीं से एक क्वेश्चन यानी कि मेरे भाई एक क्या बनेगा, नया त्रिभुज और बनेगा, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ से देखिए 2 नंबर त्रिभुज है, ठीक है, और मेरे भाई 4 नंबर त्रिभुज है, इसके साथ में इस खाली स्थान को देखिए और यहां से मिलाकर एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यहां पर हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर काउंट कर लेंगे। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर है 6 के बाद में हो जाएगा 7, उसके बाद में 8, फिर 9 और उसके बाद में 10। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 10। और ध्यान से देखिए 10 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के अंदर या फिर ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को कवर कर जाओगे, ठीक है। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 36 है, 36 के बाद में 73 है, 73 के बाद में 147 है, 147 के बाद में 295 और 295 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 36 है, 36 के बाद में संख्या दी गई है 73 है। तो देखिए 36 से 73 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें इस 36 का सबसे पहले 2 गुना कर दें तो 36 का 2 गुना कितना होता है 72 होता है और 72 के अंदर +1 कर दें तो 72 और 1 मिलकर बन जाएगा 73, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 73 से कितना बन रहा है 147 है, तो 73 से 147 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 73 का क्या कर दें सबसे पहले 2 गुना कर दें तो 73 का 2 गुना होता है कितना 146 है और 146 के अंदर +1 कर दें तो 146 और 1 मिलकर बन जाएगा 147 है। फिर देखिए 147 से कितना बन रहा है 295, तो 147 से 295 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी ध्यान से देखिए यदि हम क्या करें इस 147 का सबसे पहले क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 147 का 2 गुना होता है 294 और यदि हम 294 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 294 और 1 मिलकर बन जाएगा 295। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस 295 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 295 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम इस 295 का क्या कर देंगे 2 के साथ में गुणा कर देंगे और जो संख्या आएगी उसके अंदर 1 को जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए जब हम 295 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो मेरे भाई यहां पर संख्या आएगी 590 और 590 के अंदर +1 कर देंगे तो यहां पर संख्या बन जाएगी 501।
591, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 591। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 591 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पहली आकृति में यहां पर पता करना है कि यहां पर संख्या 13 कैसे आई है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर इस दूसरी आकृति में पता करना है कि यहां पर संख्या 18 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से इस पहली आकृति में यहां पर संख्या 13 और दूसरी आकृति में यहां पर संख्या 18 जिस प्रकार से आई है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर इस पहली आकृति में यहां पर संख्या 13 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 2 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर देखिए संख्या बन जाएगी 2 चौक 8, ठीक है। और मेरे भाई इस तीसरी संख्या को क्या किया गया है, इस 8 के अंदर जोड़ा गया है। यदि हम 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13। और ध्यान से देखिए 13 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि इस दूसरी आकृति में यहां पर संख्या 18 इसी प्रकार से आई है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 4 तिये हो जाएगा कितना 12, ठीक है। और मेरे भाई इस 12 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या को जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए 12 के अंदर 6 को जोड़ देंगे तो 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18। और ध्यान से देखिए 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी आकृति के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 9 को गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। और इस 36 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई 36 के अंदर 3 को ऐड कर देंगे तो 36 और 3 मिलकर बन जाएगा 39। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 39। और ध्यान से देखिए 39 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन ए है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि के द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि तीव्रता किसमें
मापी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है हीलियम गैस और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो हाइड्रोजन गैस है मेरे भाई, ये हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल है, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि उर्वरकों के निर्माण में इन सभी में से पोटेशियम तत्व को प्रयोग में लाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, या तो अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को नोट कर लो या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत मोटर किस नियम या किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि विद्युत मोटर किस नियम या किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1964 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1972 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1989 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1990 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यूटीआई की स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिमलम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम राज्य का, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य का, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य का और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सिमलम नृत्य मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कैंडेला किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी है ज्योति दाब का, ऑप्शन सी है ज्योति तीव्रता का और ऑप्शन डी है ज्योति प्रभाव का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी है 1739 में, ऑप्शन सी है 1628 में और ऑप्शन डी है 1526 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 में हराया था। और मेरे भाई याद रखना, जो बाबर था इसने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो याद रखना, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए डायनेमो के द्वारा, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑप्शन सी है विद्युत मोटर के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें हमेशा धनात्मक होती हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको जीके, जीएस, साइंस इन सभी सब्जेक्ट से आपको लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर सभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपको मिलने वाला है लगभग क्या 5,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स, और कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंप्यूटर के। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देखिए आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। अब जो भी अभ्यर्थी है मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं यदि आप इस मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।